हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, यही उम्मीद के साथ मैं आरसीसी का क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ। आरसीसी में अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? 320 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 321 से 340 तक का क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 1300 प्लस क्वेश्चन है। 1300 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें सभी टॉपिक आप लोगों को कवर हो जाएगा। आरसीसी का सभी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यदि आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ताकि हम लोगों को भी अच्छे से पढ़ सकें। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 321 नंबर का क्वेश्चन है। इफ एस बी इज द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस ऑन ए बार ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस टी, द लेंथ ऑफ द इम्पेडेंट एल इज गिवन बाई। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एस बी दिया हुआ है। एस बी क्या है? एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है। और डी डायमीटर वो बार है। और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया है? टी है। और यहाँ पर देख सकते हो कि अपने को क्या पूछा है इसमें? बॉन्ड स्ट्रेस पूछा है। बॉन्ड स्ट्रेस, सॉरी, डेवलपमेंट लेंथ पूछा है इसके लिए। डेवलपमेंट लेंथ पूछा है एलडी। तो एलडी का मैं पहले भी फॉर्मूला बताया था, तो एक बार देख लेते हैं एलडी का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि डेवलपमेंट लेंथ एलडी का दो फॉर्मूला होता है। डब्ल्यू एस एम के लिए अलग होता है और एल एस एम के लिए अलग होता है। होता दोनों के लिए सेम है, बट जो नोटेशन है और जो स्ट्रेस निकालने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो डब्ल्यू एस एम के लिए देख लेते हैं। डब्ल्यू एस एम के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि एल डी इक्वल टू होता है 5 सिग्मा एस टी बाई 4 टाउ बी डी। और टाउ बी डी यहाँ पर क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस है। और सिग्मा एस टी क्या है? स्ट्रेस है। और फाई क्या है? डायो बार है। ठीक है। और एल एस एम के में देख लेते हैं। एल डी इक्वल टू क्या होता है? 5 × 0.87 FY/4 टाउ बी डी। अब यहाँ पर जो 0.87 FY है, क्या है? स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस है। किसका? टेंशन, स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस है। और टाउ बी डी तो बॉन्ड स्ट्रेस है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये पहले भी बताया हूँ, दोनों को याद होना जरूरी है। एलएसएम के लिए भी पूछ सकता है और डब्ल्यूएसएम के लिए भी पूछ सकता है। एसएससी में कई बार वाला एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन में अभी मैं जैसे बताया वैसे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर नोटेशन क्या है? अलग अलग है। जैसे मैक्सिमम स्ट्रेस को यहाँ पर टी से डिनोट किया गया है, और एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस को एस बी से डिनोट किया गया है। तो मैं अभी क्या बताया कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है वो ऊपर में रहता है, दोनों केस के कंडीशन में, चाहे एलएसएम हो चाहे डब्ल्यूएसएम हो। और निकालने का अलग अलग तरीका रहता है। डब्ल्यूएसएम में अलग है और एलएसएम में अलग है। तो लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो ऊपर में रहेगा, और जो डाया बार है वो भी ऊपर में रहेगा। और नीचे में क्या रहता है? 4 टाउ बी डी। और टाउ बी डी क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस। और एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस यहाँ पर क्या चीज़ से डिनोट किया गया है? एस बी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या निकल के आता है? इस टाइप का निकल के आता है। अब ये किससे मैच करता है? यहाँ पर देख लो ऑप्शन में। ऑप्शन डी में देख सकते हो कि ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बस्टिंग स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द एंकरेज जोन इज जनरेटेड ऑन प्लेन्स अप्रॉक्सीमेटली। तो कंक्रीट में जो बार होता है, एंकरेज वैल्यू के पास बार होता है जो, तो उसमें क्रैक स्ट्रेस, बस्टिंग स्ट्रेस कहाँ पर डेवलप होता है? तो कहाँ पर डेवलप होगा? जहाँ पर लोड लग रहा होगा वो उसी के पैरेलल में डेवलप होगा। तो ऑप्शन ए में देख सकते हो कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द केबल। तो केबल के एक्सिस में, एक्सिस के पैरेलल में ही डेवलप होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार टुवर्ड शेयर रेजिस्टेंस शैल नॉट बी मोर देन।
तो जब हम लोग शेयर एनफोर्समेंट का डिज़ाइन करते हैं उस समय हम लोग बेंटअप बार देते हैं। और बेंटअप बार जो देते हैं उसको हम लोग जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है उसका 50% के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं, 50% के लिए डिज़ाइन करते हैं। और बाकी 50% के लिए हम लोगों को या तो वर्टिकल स्टीरअप देना पड़ेगा या तो इंक्लाइन स्टीरअप देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेंटअप बार होता है उसको हम लोग सिंगल प्रोवाइड नहीं कर सकते, एलोन प्रोवाइड नहीं कर सकते अकेले, उसको किसी के ना किसी के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। या तो इंक्लाइन बार के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा या तो फिर वर्टिकल स्टीरअप के साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो कितना शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है? 50% शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए में देख सकते हो 50% ऑफ टोटल रेनफोर्समेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितना शेयर एनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 50% ही बेंटअप बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ reinforcing bar at a support in a singly supported beam is to resist in that zone। तो हम लोग सिंगली सपोर्टेड बीम में, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग उसके साइड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो किसको रजिस्टर करने के लिए प्रोवाइड करते हैं? तो हम लोग जो साइड में अधिक बार प्रोवाइड करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग रजिस्टर करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन ए में दिया है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शेयर स्ट्रेस, ऑप्शन सी में यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बीम एक्सटेंडिंग बाय वन द सपोर्ट इज कॉल्ड। तो कोई बीम है, कोई बीम है और वो अपने सपोर्ट से, मान लो ये सिंपली सपोर्टेड है और यहाँ पर आगे निकल गया है अपने सपोर्ट से और आगे निकला हुआ है। तो इस बीम को हम लोग क्या बीम बोलते हैं? तो इस बीम को हम लोग ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं, क्योंकि ओवर है और हैंग कर रहा है इसलिए ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम, ऑप्शन बी है फिक्स्ड बीम और ऑप्शन सी है ओवर हैंगिंग बीम, ऑप्शन डी है कंटिन्यूस बीम। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a reinforced concrete structure is loaded, the resistance first broken is। तो जब भी कोई रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में लोड लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या ब्रेक होगा? कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्योर एडेसिव रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी में दिया है मैकेनिकल रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, प्योर एडेसिव रेजिस्टेंस। सबसे पहले यही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When the factored shear force and factored torsional moment acting on a beam are denoted by VU and TU and the breadth of the beam by B, the equivalent shear VE is given by। तो इसमें कोई बीम है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें शेयर फोर्स और टॉर्सनल मोमेंट दोनों लग रहा है तो उसके लिए इक्विवेलेंट शेयर जो हम लोग लेते हैं वो कितना होगा? तो जो इक्विवेलेंट शेयर हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं हम लोग? तो चलिए उसको देख लेते हैं कि कितना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि इक्विवेलेंट शेयर फोर्स इज कैलकुलेटेड। तो इक्विवेलेंट शेयर फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वी ई इक्वल टू वी यू प्लस वी टी। और यहाँ पर वी टी क्या है? टॉर्सन के वजह से जो आ रहा है उसके कारण जो आ रहा है वो शेयर फोर्स है। अब ये जो वी यू दिया हुआ है वो क्या? एक्सटर्नल लोड के कारण जो शेयर फोर्स आ रहा है वो है। तो यहाँ पर मेन फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला है। तो वी टी कितना ले रहे हैं हम लोग? वी टी इक्वल टू हो जा रहा है 1.6 टी यू बाई बी है। बी क्या है? विड्थ ऑफ जो भी बीम है
और टी यू क्या है, टॉर्सनल मूवमेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अभी मैं क्या बताया, क्या होता है, वी यू प्लस 1/6, वी यू प्लस 1/6 टी यू बाई बी। तो यहाँ पर देख लो कि कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉन्ड लेंथ प्रोवाइडेड बाय राइट एंगल हुक इज टर्म ऑफ इक्विवेलेंट रोड लेंथ विल बी। तो जो हम लोग राइट एंगल में हुक प्रोवाइड करते हैं, राइट एंगल ऐसे होगा, तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट रोड लेंथ हम लोग लेते हैं वो कितना होते हैं, इसी को हम लोग एनकरेज वैल्यू भी बोलते हैं। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि 90 डिग्री के लिए कितना होगा, 45 डिग्री के लिए कितना होगा, 135 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए, सभी के लिए मैं बताया था। तो एक बार फिर उसको देख लेते हैं कि 45 डिग्री के लिए कितना होता है, 4D होता है, और 90 डिग्री के लिए कितना होता है, 8D होता है, 135 डिग्री के लिए कितना होगा, 12D होता है, और 180 डिग्री के लिए कितना होता है, 16D होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, 90 डिग्री के लिए पूछा है, 90 डिग्री के लिए पूछा ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के लिए कितना होगा, यहाँ पर 8D होगा, देख सकते हो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 8D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैप लेंथ इन कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन। तो हम लोग लैप लेंथ जो देते हैं कंप्रेशन जोन में, तो वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कंप्रेशन और टेंशन के लिए लैप लेंथ कितना नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लैप लेंथ, जिसको एल डी से डिनोट करते हैं, तो यदि डायरेक्ट टेंशन है तो उसके कंडीशन में देख लेते हैं। तो जो लैप लेंथ होता है वो 2LD, यहाँ पर देख सकते हो 2LD है। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि 2LD है और 35 है, तो ये इससे कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे, उस वैल्यू से जो LP है, लेप लेंथ है, वो कम नहीं होना चाहिए, किसके लिए, डायरेक्ट टेंशन के कंडीशन में। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं और क्या है, बेंडिंग टेंशन। अब बेंडिंग टेंशन के कंडीशन में भी देख सकते हो कि LD, वहाँ पर क्या था, 2LD था, यहाँ पर सिर्फ LD है, और 35 है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी मैक्सिमम आएगा उस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए लैप लेंथ। अब ये किस में यूज़ होता है, बीम, बेंडिंग बेंडिंग टेंशन किस में यूज़ होता है, बीम के लिए। थर्ड में देख लेते हैं। और यहाँ पर थर्ड देख सकते हो कि डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन दोनों के लिए दिया हुआ है, तो इसके लिए कितना होगा, LD और 24/5, दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और उससे कम नहीं होना चाहिए LP। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्या पूछा था क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को कंप्रेशन के लिए पूछा है, तो कंप्रेशन के लिए मैं बताया अभी कि 24D और LD से कम नहीं होना चाहिए, इन दोनों के वैल्यू निकालेंगे और जो मैक्सिमम आएगा उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि कितना दिया हुआ है, 8 टाइम्स ऑफ बार डाया। तो 8 टाइम्स तो गलत हो जाएगा, 24 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हो 24 टाइम्स ऑफ बार डाया दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि टेंशन के लिए पूछता है तो 30 टाइम्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, बट इस कंडीशन में ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म बार इज मोर देन दैट इन ए प्लेन बार। तो जो हम लोग प्लेन बार यूज़ करते हैं और एक डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं, तो
प्लेन बार के कंपैरिजन में जो डिफॉर्म बार होता है उसमें हम लोग 60% अधिक इंक्रीज ले करके चलते हैं, किसको, बॉन्ड स्ट्रेस को 60%। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो 60% दिया नहीं है, तो इसके आसपास के वैल्यू को हम लोग चूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में आया था तो इसी को आंसर में लिया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि 60 इसमें रहता ऑप्शन में 60%, तो हम लोग 60% को चूज करते हैं। और यदि कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन के लिए कितना होता है, 25% इंक्रीज करते हैं। अब यदि एच वाई एस डी बार है और कंप्रेशन में है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे 100% इंक्रीज करेंगे इसको, बॉन्ड स्ट्रेस को। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए लोड बैलेंस्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम अंडर सेल्फ लोड द क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू। तो कोई प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है और वो उसमें सेल्फ लोड लग रहा है, मतलब उसमें कोई भी लोड नहीं लग रहा है, वो अपने ही लोड के कारण उस क्रॉस सेक्शन में क्या आएगा, कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा। तो यहाँ पर देख लो कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है एक्सियल स्ट्रेस, ऑप्शन बी में दिया है बेंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन सी में दिया है एक्सियल एंड बेंडिंग स्ट्रेस, और ऑप्शन डी में दिया है एक्सियल एंड शियर स्ट्रेस। तो प्री स्ट्रेस बीम है तो उसमें क्या है, केबल लगा रहता है और ये प्री स्ट्रेस्ड रहता है, तो इसके कारण इसमें एक्सियल और शेयर स्ट्रेस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा एक्सियल एंड शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्योर एडेसिव रेजिस्टेंस इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय। तो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो एडेसिव रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके कारण आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट डिफॉर्म बार, और ऑप्शन सी है रिलेटिवली वीक एडेशन ऑफ द केमिकल गम प्रोड्यूस्ड बाय कंक्रीट ड्यूरिंग सेटिंग। तो जब भी कंक्रीट को हम लोग सेट कर रहे हैं तो उस समय हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं ताकि उसका एडेशन बढ़ सके, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेट ऑफ रिवर सैंड पर क्यूबिक मीटर इज टेकन अस। तो जो रिवर का जो सैंड होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसका यूनिट वेट कितना होता है, उसका यूनिट होता है 1800 से 1900 केजी होता है, लगभग 1800 से 1900 केजी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम इज। तो कोई कंक्रीट सेक्शन है उसका शियर स्ट्रेस डायग्राम पूछ रहा है कैसा बनता है। तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी कराया हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका कौन सा करेक्ट होगा, 335 नंबर का कौन सा करेक्ट होगा, ऐसा आप लोग आंसर में देंगे। ठीक है, बता चुका हूँ और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो मालूम ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन कंप्रेशन शैल बी इंक्रीजेज बाई परसेंटेज। तो अभी मैं बताया कि कंप्रेशन के कंडीशन में बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग कितना परसेंट इंक्रीज लेके चलते हैं। कंप्रेशन के कंडीशन में हम लोग लेते हैं 25%, और एच वाई एस डी बार है और टेंशन में है तो उसके लिए हम लोग कितना लेते हैं, 60% लेते हैं, अभी मैं पहले बताया था। और एच वाई एस डी बार है और कंप्रेशन में है तो उसके लिए हम लोग 100% इंक्रीज लेके चलते हैं। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्रेशन के लिए पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से बताना है कि कौन सा डेवलपमेंट लेंथ को अफेक्ट नहीं करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है डिफ्लेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो जो कोई एलिमेंट है, कोई बीम है, आप कुछ भी एलिमेंट है, तो उसका डिफ्लेक्शन डेवलपमेंट लेंथ को अफेक्ट नहीं करता।
तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन से कोई मतलब रहता नहीं है। बार के डायमीटर, स्ट्रेस इन बार, बार में कैसा स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है कि टेंशन लग रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ डिफॉर्म बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज मोर देन द प्लेन बार एंड इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस को हम लोग कितना परसेंट इंक्रीज लेते हैं, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, प्लेन बार के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो परसेंट लिखा हुआ है कितना हो जाएगा। मैं 60% बताया था, इसके लिए इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर 160 होना चाहिए, बट ऑप्शन में 160 दे नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी को हम लोग चूज करके चलेंगे 140%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर टू प्लेन बार द डिफॉर्म बार विल हैव। तो यदि हम लोग डिफॉर्म बार जो होता है उसको कंपैरिजन करें प्लेन बार से, तो वो कैसा होता है। जाहिर सी बात है डिफॉर्म बार है तो मतलब उसका जो स्ट्रेस बॉन्ड स्ट्रेस है अच्छा ही होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि बेटर बॉन्ड विथ कंक्रीट, कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है। और ऑप्शन बी में दिया है इम्प्रूव्ड यील्ड स्ट्रेस का भी इम्प्रूव्ड हो जाता है। ऑप्शन सी में है इकोनॉमिकल डिजाइन, डिजाइन के लिए इकोनॉमिकल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो डिफॉर्म बार होता है उसमें मैं बताया था कि ऐसे रिब्ड बना रहता है, इसके कारण जो कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाता है। और प्लेन बार में क्या है कि पूरा राउंड शेप में रहता है, तो ये बॉन्ड अच्छे से बन नहीं पाता कंक्रीट के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 340 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चन हम लोग ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि यह कैसा लगा। देखता हूँ कि तो आप लोग लाइक करते नहीं हो। यदि देख रहे हो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में आप लोगों को क्या जाता है, एक लाइक ही तो करना है। इससे क्या है कि मुझे पता चलता है कि इतने लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मुझे और बनाने में एक्साइटमेंट रहता है, फिर मैं वीडियो और अच्छे से बना पाता हूँ। इसलिए आप लोग लाइक किया करिए, आप लोग से निवेदन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बाय।